जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का आपका दूसरा क्लास देखेंगे और सामान्य अध्ययन का इसमें आपको 30 MCQ प्रश्न व्याख्या के साथ बताया जा रहा था दोस्तों, जो कि आपके 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हैं या परीक्षाएं हैं, चाहे वह CDPO का हो, CGL का हो, हाई कोर्ट हो, लेडी सुपरवाइज़र हो या झारखंड पुलिस हो, या फिर आप टेक्निकल ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हों, या फिर रेलवे का आप ग्रुप डी NTPC ये सब का अगर तैयारी करते हैं तो इस वीडियो से आपका सामान्य अध्ययन का जो है दोस्तों, वो सारे प्रश्नों को कवर मिलेगा आपको। और आपको बता दें कि JPSC, JSSC, रेलवे, SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और इसमें आपको 30 MCQ प्रश्न बताए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको व्याख्या भी बताया जाएगा। तो जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आप जब अंत तक देखिएगा तभी आपको जो है क्लास में जो प्रश्न हैं वह किस टाइप के प्रश्न हैं, इसका लेवल क्या है, तब आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है, और आज का पहला प्रश्न है कि अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है। ये अकबरी मस्जिद जो है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? मनेर में, वैशाली में, गया में या भागलपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मनेर, ठीक है। और ये मनेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पटना में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। आपका महाबलेश्वर जो है दोस्तों ये कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के सितारा ज़िले में ये स्थित है दोस्तों, और ये सह्याद्री पर्वत जो है आपका, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का ही एक उदाहरण है, ठीक है। कौन सा ज़िला बताए? सातारा, ठीक है। ये ज़िला याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सातारा ज़िला में आपका महाबलेश्वरी मंदिर का स्थित है। और ये सह्याद्री पर्वत का एक उदाहरण है दोस्तों। भारत के कुछ सदाबहार वन भी यहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान दोस्तों बम्बे प्रांत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान जो बम्बे का ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हुआ करता था वह यहीं पे हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे ही स्पीकर कहा जाता है दोस्तों। तो उसके निर्वाचन में जो है आपका जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। सांसद के ये निचला सदन है दोस्तों, निचला सदन में आपका लोकसभा है, और यहाँ पे दोनों प्रेसिडेंसी जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये जो सभापति का सदन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत के द्वारा जो है चुना जाता है, तो यह अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। और इसकी जो है एक विशिष्ट योग्यता भी निर्धारित की गई है संविधान के अगर अनुसार हम देखें दोस्तों, तो ये केवल आवश्यक है कि अध्यक्ष जो होगा वह सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, ठीक है। जो भी अध्यक्ष बनेगा मतलब आपको लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक।
तो डेमोक्रेसी जो आपको हम बता दें दोस्तों, यह एक क्या है, तो यह एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका जो अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन। तो आप तो देख पा रहे हैं दोस्तों इंडिया में कितना जनता का शासन चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमिस्मेटिक किसका अभ्यास है, सिक्का का, संख्या का, स्टाम्प का या अंतराल का। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा सिक्का, क्वाइन का। ठीक है, आपका न्यूमोस्टेटिक्स जो है वो सिक्के का अध्ययन किया जाता है, टोकन, पेपर, मनी और संबंधित जो वस्तुएं सहित जितना भी मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है, यह इसी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले जो ये किया गया था दोस्तों, ये आपका 1829 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेज शब्द के रूप में इसे जो है प्रमाणित किया गया, कि जिसका मतलब क्या हो गया, सिक्का हो गया, कॉइन हो गया। ठीक है, कब, तो 1829 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है, फील्ड मार्शल, कमांडर इन चीफ, प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे सेना है दोस्तों, डिफेंसेस जितने भी हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, इसका सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति के अधीन जो है वो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत का प्रथम गान कब हुआ था। राष्ट्रीय गीत जो प्रथम गाया गया था, ये कब गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 27, 1911 को, या फिर भारत की बंधारणीय सभा द्वारा जनवरी 24, 1950 को, या भारत सरकार द्वारा जनवरी 26, 1959 में, या उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था आपका 27 दिसंबर 1911 को, इसी अधिवेशन में 1911 में सर्वप्रथम जो है आपका राष्ट्रीय गीत जन गण मन। ठीक है, राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों, तो जन गण मन है। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों, इसका लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ। कौन है दोस्तों इसके, रविंद्रनाथ आपके इसके लेखक हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता के रूप में जो है रचा गया था। ठीक है, और यह पहली बार जो है आपका 1911 कलकत्ता अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्णय कार्य तथा प्रशासन के सीधे भाग लेते हैं, सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के समय में लोगों के परामर्श करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। लोग जो है ये देश के नीति निर्णय कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका लोकतंत्र में सहभागिता जो बोलता है, लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो सहभागिता कहा जाता है। जिसमें क्या है, सरकार के कानून और नीतियों के संबंध में सीधे जो है ये निर्णय लोगों द्वारा लिया जाता है दोस्तों। इसमें निर्णय लेने का और सरकार के प्रशासन में देश के नागरिकों
का जो है सीधा भागीदारी शामिल होता है और ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है 4 उपकरण हैं दोस्तों। एक है आपका मत संग्रह, ठीक है, मत संग्रह हो गया। फिर आपका पहल है, पहल, इसके बाद आपका है वापस बुलाना, और इसके बाद है आपका वापस बुलाना, और चौथा जो है वो जनमत संग्रह है दोस्तों, जनमत संग्रह, ठीक है। तो ये 4 तरीके से जो है आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है सरकार का क्या है, एक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? पणजी गोवा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पणजी गोवा में आपका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है। और ये जो आपका गोवा जो पणजी में है दोस्तों, ये कब बना है? तो ये आपका 1 जनवरी 1966 को, ठीक है। CSIR, ठीक है, CSIR की जो 37 घटक प्रयोगशाला में से क्या है, यह एक है दोस्तों आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है। तो आपको बता दें कि यह उत्तर हिंद महासागर की विशेष समुद्र सागर सुविधाओं के लिए जो है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए जो है आपको भारत का एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंद या महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका वंदे मातरम की रचना की थी। और राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये आपका जो वंदे मातरम लिया गया है ये आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र का एक पुस्तक है आनंद मठ, इसी से ये राष्ट्रगान जो है आपका लिया गया है। राष्ट्रगीत, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रगीत आपका हो गया वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रगान जो है वो आपका हो गया जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका लेखक था, लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे गुरुजी, शांति दूत, पंजाब केसरी या महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा शांति दूत। लाल बहादुर शास्त्री को जो है शांति दूत के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि गांधी के अनुयायी होने के कारण ये क्या थे दोस्तों, हिंसा और आक्रामकता में विश्वास नहीं रखता था, ठीक है। कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री ये हिंसा और आक्रामकता में जो है वो विश्वास नहीं रखता था। इसका मानना था भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अगर शांति बनाकर रखते हैं और वे शांति में विश्वास करते थे दोस्तों, ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आपका भारत पाकिस्तान कभी अलग हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गैमसेस अवार्ड रमन गोम्सेस के नाम से प्रचलित है, वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। फिलीपींस के प्रमुख, स्पेन के प्रमुख, स्कॉटलैंड के प्रमुख या मलेशिया के प्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिलीपींस के जो प्रमुख थे आपके। और ये जो है आपका 30 दिसंबर 1953 से फिलीपींस में 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे आपके रोमन गैमसेज। और यह एक विमान दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। और वह जो है आपका 20वीं शताब्दी के दौरान पैदा हुए थे। पहले वह फिलीपींस के राष्ट्रपति और स्पेन के औपनिवेशिक युग के बाद पैदा होने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। तो
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया ताजुक तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए सल्तनत में, या इचाक ए बाबरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। ठीक है, और तुजुक ए बाबरी जो है ये मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे आपके बाबर दोस्तों, उसी के अनुभवों के बारे में लिखा गया ये पुस्तक है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है टाटा नगर में, मूरी में, पतरातू में, या बरौनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में। ठीक है, और ये बरौनी आपका बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, या गुवाहाटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है एयरपोर्ट, उसी के नाम से एयरपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पक्षीय पथ में शामिल नहीं है? श्यामक आजीविका, श्यामक लक्ष्य, श्यामक प्रयास, श्यामक वाक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामक लक्ष्य। ठीक है, आपका जो भगवान बुद्ध ने जो आपको दिया था 8 पक्षीय पथों में से ये श्यामक जो है आपका शामिल नहीं था। ठीक है, बुद्ध ने संसारिक जो दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या दिया था दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। क्या दिया था? भगवान बुद्ध ने जो है आपका दुखों से व्यक्ति को निवारण के लिए, मुक्ति के लिए अष्ट मार्ग दर्शक जो है मार्ग की उपदेश दिया था। और ये थे आपके क्या क्या? तो श्यामक दृष्टि, श्यामक संकल्प, श्यामक वाणी, श्यामक कर्मण्यता, श्यामक आजीविका, श्यामक व्यायाम, श्यामक स्मृति और श्यामक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निवारण प्राप्त होता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने सभी को उपदेश में बताया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसके बारे में आज समझेंगे। और अभी लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। कम से कम आपको समझने का मौका मिल जाएगा कि चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होता है वह कैसे होता है। तो एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी शामिल होते हैं। एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, निर्गमी मुख्य चुनाव आयोग और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, राष्ट्रपति या सांसद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग का नियुक्त जो होता है वह राष्ट्रपति करते हैं। और ये आपके अनुच्छेद जो है 324, अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब मुख्य चुनाव आयोग और अन्य भी जो चुनाव आयोग के आयुक्त होते हैं उसे भी राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। और चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की जो है सेवा और उसके कार्यकाल, शर्त, ये सब क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और ये शक्ति जो है आपका किस में दिया गया है? तो ये शक्ति आपका अनुच्छेद 324 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? पर्वत, मैदान, पर्वतमाला, पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? मैदान। ठीक है, मैदान को क्यों विश्व खाद्य टोकरी? क्योंकि यहीं से जितना खाने का अनाज, चाहे वह फसल हो या दुनिया की जितने भी
खाने के सामान हैं दोस्तों, ये सभी सामानों का जो उत्पादन होता है इसी मैदानी भाग से होता है और हम लोगों को भोजन प्रदान मतलब होता है, जो कि उपजाऊ मैदान के कारण ही ये संभव है। ठीक है, और यहाँ पे फसलों की खेती के अनुकूल मैदान ही होते हैं। पहाड़ पर्वत पे खेती जो है उतना अच्छे तरीके से होता नहीं है, इसलिए जो है इसे विश्व खाद्य का टोकरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? विश्व संरक्षण पुरस्कार, ग्रीन फ्लैग पुरस्कार, ऊर्जा विश्व पुरस्कार या व्हिटली पुरस्कार? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा व्हिटली पुरस्कार। ठीक है, व्हिटली पुरस्कार को जो है आपका ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, और व्हिटली फंड फॉर नेचर जो है ये एक संस्था है दोस्तों, जो कि प्रतिवर्ष व्यावसायिक नेताओं को व्हिटली पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, जिसमें से आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़मीनी स्तर पर जो सराहनीय कार्य करते हैं उसे जो है व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। और इसका स्थापना जो किया गया था वह 1994 में किया गया था आपका एडवर्ड व्हिटली के द्वारा। ठीक है, एडवर्ड व्हिटली के द्वारा इसके द्वारा जो है ये स्थापना इसका 1994 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को खाली जगह द्वारा दबाया गया था। विद्रोह जो 1857 का जो क्रांति हुआ था वो कानपुर में किसने दबाया था दोस्तों? सर कैम्बलिन कैंपबेल, चार्ल्स जेम्स नेपियर, सर पैट्रिक ग्रांट, सर ह्यूज रोज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, इन्होंने कानपुर में आपका 6 दिसंबर 1857, ठीक है, इस डेट में जो है कानपुर पर कब्जा कर लिया और कानपुर में पराजित ये नहीं हुए। और नाना साहेब जो है 1859 की शुरुआत में नेपाल भाग गया था दोस्तों, और फिर कभी भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली और उसके करीब सहयोग जो त्या टोपो के बीच जो है भारत के जंगलों में भाग गए और उन्हें अप्रैल 1959 को 1859 को सोते हुए जंगल से जो है ये पकड़ लिया गया और उसे मौत का सज़ा दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वानुआतू, अटलांटिक, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर का जो भूमि है किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, मतलब किसी देश के पास वो उसका स्वामित्व तो नहीं है दोस्तों। यह विश्व का जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये बता दें कि विश्व का सबसे 5वां बड़ा द्वीप मतलब है। और इसका खोज जो है आपका अंग्रेज नाविक जो है आपका जेम्स बुक, ठीक है, जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। इसे श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाली बर्फ़ ही बर्फ़ हैं आपके दोस्तों, इसलिए इसे श्वेत द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रेंडेट्रेट, श्रीलंका, जंजीबार या सकोत्रा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा में दूसरा स्थान आपका श्रीलंका का है। और अगर हिंद महासागर में सबसे दूसरा नंबर पर जब ये है
तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा आपका है, सबसे पहला स्थान पर मेडागास्कर। ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग, सबसे पहला जो है मेडागास्कर है और दूसरा आपका श्रीलंका है। ये आपका हिंद महासागर का है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जा रहा है और इसे जो है आपका अर्ध महासागर भी कहा जाता है। मेडागास्कर को अर्ध महासागर के रूप में इसे जाना जाता है। डियोगो गार्सिया द्वीप जो है आपका हिंद महासागर में ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है आपका संविधान पारित कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन कि ये जो लागू हुआ था, ठीक है, ये संविधान आपका कब पारित कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन कि लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये नहीं, 26 नवंबर 1950 को ही कुछ कुछ लागू हो गया था और पूर्णतः लागू जो हुआ था दोस्तों, ये मतलब सभी धाराएं, क्योंकि संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें कुल भाग जो था दोस्तों, आपका भाग जो है वो 22 भाग था। इसमें मूल संविधान में आपका कितने भाग थे? तो 22 भाग था दोस्तों। अगर अनुच्छेद देखें, अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 395 आपके थे। और अगर अनुसूची देखें दोस्तों, अनुसूची, तो इसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग था और 395 धाराएं थी। ये मूल संविधान में था दोस्तों। और ये संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया था आपका लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक ये समय लिया था इन्होंने। और फिर जो है आपका 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू होता है, लेकिन कि आपका जो पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी आपका नहीं है। बाद बाकी जितने हैं बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो है, ये सब आपके सब नेशनल पार्टी हैं दोस्तों। लेकिन कि ये जो है आपका नेशनल पार्टी नहीं है। और ये पार्टी वर्तमान रूप से जो है आपका दोस्तों भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं नेशनल पार्टी के रूप में? तो आपका हो गया भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, भाकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, वासपा। ठीक है, ये सब आपके राष्ट्रीय पार्टी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो है आपका सही कथन को आपको बताना है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका जो शपथ ग्रहण कराता है दोस्तों, ये नियुक्त तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को किया जाता है, लेकिन कि इसका शपथ जो ग्रहण कराता है वह उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा, मतलब जिस राज्य में उसे नियुक्त कर रहा है उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा जो है उसे शपथ ग्रहण कराया जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1950, 1955, 1957, 1961। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 1955 को। ठीक है, संसद के द्वारा मतलब एक अधिनियम या कानून पास किया गया हिंदू विवाह का दोस्तों। और आपका हिंदू विवाह जो पारित हुआ वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 कहलाया। और हिंदू अल्पसंख्यक तथा जो अभिभावक अधिनियम 1956 या हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने भारत में खाली जगह की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श के अनुसरण करते हैं। आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र, आदर्श गांव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आदर्श गांव। ठीक है, गांधी जी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना का सिफारिश किया जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श के अनुसार जो है अनुसरण करते थे दोस्तों। और विवादित है कि गांधी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज्य या ग्राम स्वराज्य के क्या थे? समर्थक थे। पंचायती राज और ग्राम स्वराज्य के जो है महात्मा गांधी आपका समर्थक था। और वे प्रत्येक गांव में एक छोटे से गणराज्य के रूप में देखना चाहता था दोस्तों। ठीक है, ये गांधी की सोच थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान है? असम और सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल में। मतलब जितना कुल यहाँ पे भारत में चाय उत्पादन होता है उसका 2/3 जो है सॉरी दोस्तों 3/4 ना 3/4 3/4 जो है ये आपका असम और पश्चिम बंगाल ही अकेले करता है। और भारत में कुल चाय का जो उत्पादन है दोस्तों वह 50% से अधिक जो है आपका असम उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि असम आपका सर्वाधिक जो है कहाँ उत्पादन होता है चाय? तो आपका असम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी कि कॉफ़ी सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है? केरल, असम, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी अगर उत्पादित किया जाता है तो यह आपका सबसे अधिक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता दें कि 70% जो है आपका कर्नाटक से उत्पादित किया जाता है। इसके बाद जो क्रमशः आपके राज्य हैं कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों वो हैं आपके 70% हो गया आपके कर्नाटक के पास। इसके बाद आपका केरल हो गया दोस्तों और केरल के बाद आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। खाली जगह मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। रबी फसल की जो है खेती किस मौसम में की जाती है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? पतझड़ में, सर्दी में, गर्मी में या मानसून में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सर्दी के मौसम में, यानी कि ठंडी के समय जो है आपका रबी फसल की खेती की जाती है दोस्तों। इसका जो शुरुआत होता है लगभग अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। और ये जो है इस दौरान में सर्दी के मौसम में यहाँ पे बीज बोए जाते हैं और इसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा? ये अच्छा लगा दोस्तों तो आप एक लाइक से ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो का सीरीज आपको लगातार मेरे चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है दोस्तों, जो कि आपके तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे मतलब प्रश्नों का जो संग्रह है दोस्तों, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।